धर्मांधता के घेरे में मत पड़ो। धर्मांधता से ऊपर उठकर धार्मिक, राजनीतिक, दलगत व्यवस्था से मुक्ति पाकर आपको यदि इस देश को बचाना है तो मैं 3 छोटी बातें कहना चाहता हूं, बिल्कुल सीधी सपाट। फिर आप यदि मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो आज मैंने जैसे कहा कि मैं आज भाषण देने बिल्कुल नहीं आया। मैं आज आया हूं आपके बीच। यदि आप कोई भावी कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, यदि आप परिस्थिति को बदलने की तैयारी मन में लेकर आए तो आज उसके बीच होना। मैं जानता हूं एक दिन में कोई पेड़ नहीं बनता, एक दिन में कोई स्कूटर नहीं होता, अंकुरण नहीं होता, लेकिन बीज डाल दिया जाता है और फिर बीज अनुकूलता देखकर अंकुरित हो जाता है। इसलिए आज का दिन काशी में यदि सचमुच इस देश को सही रास्ते पर लेकर आना है, इस देश को यदि भय मुक्त बनाना है, इस देश का यदि डर निकालना है, तो डर निकालने में विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाली मां गंगा, दोबारा बोलता हूं, विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाली मां गंगा, जिस गंगा के गंगत्व में 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने वाला गंगत और बायोफाज अभी भी गोमुख से गंगोत्री तक उस जल में मौजूद है। कभी कभी हर्षिल तक और उत्तरकाशी तक ये 17 बायोफाज आज भी गंगा में आपको मिल जाएंगे। ये 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने वाला, मानव रोगों को नष्ट करके स्वस्थ रखने वाला ये जो विज्ञान था, ये विज्ञान कैलकुलेशन और इक्वेशन का विज्ञान नहीं था, जिसको आरिफ मोहम्मद कह रहे थे कि वैज्ञानिक यदि ठीक कर पाते तो गंगा ठीक हो जाती। गंगा को वैज्ञानिक इसलिए ठीक नहीं कर पाए क्योंकि गंगा को जो विज्ञान ज्ञान के साथ चाहिए, जो साइंस विद सेंस चाहिए, जो साइंस विद सेंस चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग विद कॉन्शियसनेस एंड विद कंसर्न चाहिए। हिंदी में कहूं तो जो तकनीक और प्रौद्योगिकी है, जो हमारी प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी है, वो आज संवेदनहीन हो गई है। हम उसको केवल बाजार के लाभ के लिए उपयोग करते हैं। आज उसमें से शुभ कहीं गायब हो गया है और केवल तकनीक और इंजीनियरिंग और साइंस में हम लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। तो जब साइंस विदाउट सेंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विदाउट कॉन्शियसनेस एंड विदाउट कंसर्न यूज होती है, तब गंगा ठीक नहीं होती। अरे भाई, गंगा को विज्ञान तो चाहिए, क्योंकि गंगा जी विज्ञान और ज्ञान और तकनीक और इंजीनियरिंग चारों चीज चाहिए गंगा जी को, लेकिन वो चाहिए इस शर्त के साथ, जिस शर्त के साथ अभी आपकी एनओसी का जिक्र हो रहा था इस मंच पर। उस एनओसी की पहली शर्त ये थी कि गंगा की धारा में कोई भी व्यवधान और अवरोध पैदा ना किया जाए। ये 7 शर्तों में से एनओसी की आपने यदि शर्तें पढ़ी हो तो जरा पढ़ लीजिए, देखेंगे। और सबसे पहला काम काशी में गंगा के अवरोध पैदा करने का हुआ। जरा जाके एक बात देख लो, जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, यदि इतने सारे लोग केवल एक स्लोगन के साथ वहां चले जाए तो आज से ही वो जो मां गंगा की धारा का अवरोध है उसको हटाने की बातें होने लगेंगी और फिर भारत में विकास के नाम पर विस्थापन, विकृति और विनाश करने वाली प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ये जो गंगा की धारा को मोड़ने का, गंगा की धारा में जो व्यवधान करने का काम हुआ है, उसको हटाने की बात, उसको रोकने की बात
क्या आज का ये सम्मेलन करना चाहता है कि नहीं? यदि ये सम्मेलन करना चाहता है, उसको हटाने की बात, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि उस अवरोध में मां गंगा के प्रवाह को मोड़ दिया है, विस्थापित कर दिया है और गंगा जल का ठहराव वहां शुरू हो गया है। अभी तो केवल हरा रंग हुआ है, आगे आने वाले काल में देखेंगे कि वो जो अभी उस तरफ की सैंड है जो अभी सामने दिखती है, वो सारी सैंड इधर आएगी जैसे इरोजन होगा। उन्होंने उस सैंड से बचाने के लिए जो कैनाल निकाल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस कैनाल से जो पानी उधर से जाएगा तो इसकी दूसरी धारा बन जाएगी और सैंड इस तरफ नहीं आएगी। पर गंगा का जो इंटरनल करंट है, गंगा का जो सरफेस और डीप अंडरग्राउंड एक्यूपर का करंट है, वो इनसे नहीं रुकेगा। देर सवेर वो जो पूरी की पूरी सिल्क है, वो सिल्क आपके घाटों की तरफ आएगी और घाट उस सिल्क के नीचे होंगे। उसमें कुछ टाइम लग सकता है। टाइम कितना लगेगा? इस बारिश में भी हो सकता है और 2-4 बारिश के बाद भी हो सकता है। ये अभी एकदम आज बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं केवल 3 बार उसका जो नीचे वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है उसको देखा है। उधर का जो अंडर करंट है, उसकी गति, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। पर विशंबर जी, यूके चौधरी जी, जो बनारस के रामदत्त त्रिपाठी जी, ये सब जो डायलॉग कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल अवगत हूँ। उस डायलॉग में ये बात पूरे जोरों से उभर रही है कि वो जो नया कैनाल बन रहा है, वो नया कैनाल सस्टेन नहीं करेगा, टिकेगा नहीं, और माँ गंगा के जो अर्धचंद्राकार स्वरूप है घाटों का, उसको वो सिल्क करके और गंगा की धारा पीछे की तरफ उस तरफ चली जाएगी घाट छोड़। ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि आप अपने काशी को काशी जैसा रखना चाहते हैं, यदि आप काशी के विद्वजन काशी को काशी बना के रखना चाहते हैं और झूठे क्वेटो बनाने, क्वेटो कितने लोगों ने देखा है सौल में मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितने लोगों के मन में क्वेटो के सपने पैदा किए गए हैं, ये सपने झूठे हैं। क्वेटो कभी काशी बन नहीं सकता। कोई भाई का काशी को क्वेटो बना, काशी रहेगी, काशी को काशी रहना चाहिए, काशी को काशी बना के रखना चाहिए। उसके लिए यदि आज संकल्प लेना है तो फिर ये फैसला करना होगा कि जो काशी की गंगा की धारा को मोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है, उसको हमें हटाना है। काशी के सिर्फ 2 ही नाम भक्तों का पिंडदान काशी में गंगा होगा, तब जाके काशी की गंगा, काशी की गरिमा बचेगी। आप समझ गए मैंने क्या कहा? यदि मेरे इस प्रस्ताव से लोग सहमत हैं, या तो जोर से ताली बजा दें, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। सभी ने हाथ उठाए, सभी ने हाथ उठाए। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये जो प्रस्ताव है, ये काशी को काशी बना के रखने का प्रस्ताव है। काशी काशी रहे। हमें क्वेटो के झूठे सपने नहीं देखने, हम क्वेटो के झूठे सपनों में नहीं बचना चाहते, हम काशी को काशी रखना चाहते हैं। पहला प्रस्ताव ये है। और काशी को काशी रखने के लिए काशी में जो गंगा की धारा को मोड़ा जा रहा है, जो अवरोध पैदा किया जा रहा है, उस अवरोध को हटाना हमारा आज का सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव है। मंजूर है? मंजूर है। दोस्तों, इसके आगे बस एक लाइन और मैं कहना चाहता हूँ। मैं माँ गंगा के लिए यूं देखूं तो अपनी जिंदगी के 46 वर्ष 46 ईयर, लेकिन मेरी पहचान पानी के रूप में 38 साल पहले हुई कि मैं पानी का काम करता हूँ, नदियों को पुनर्जीवित करता हूँ। तो यदि मुझे पानी का आदमी देखा जाए तो 38 साल की जिंदगी है, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए तो 46 साल की जिंदगी है। इन 38 सालों में
मैंने गंगा की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। दोस्तों, यदि आप लोग याद करें, राजीव गांधी ने जब चुनाव लड़ा तो उसको सबसे ज्यादा वो इस देश में सबसे ज्यादा सीटें क्यों अर्जित कर पाया? क्या वो केवल सिंपैथी वोट थे? तो अच्छा जाए तो मां चली गई थी, क्या केवल वो सिंपैथी वोट थे? बिल्कुल नहीं। दुश्मन कभी सिंपैथी नहीं रखता। दुश्मन के मन में कदाचित राय साहब सिंपैथी नहीं हुआ करती। तो हमें जरा उन दिनों को याद करना चाहिए कि राजीव गांधी को 425 सीट भारत में कैसे मिली, जो नेहरू को नहीं मिली और किसी को नहीं मिली आज तक। क्योंकि राजीव जी ने सचमुच विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस, आपको हिस्ट्री बता, 72 में इंदिरा जी स्टॉकहोम अर्थ समिट में गई। वो दुनिया का पहला अर्थ समिट था, स्टॉकहोम। वहां के राजा ने कहा कि हमने अपनी स्टॉकहोम रिवर को साफ कर दिया है, वो राजमहल और पार्लियामेंट के बीच में से बहती है। वो हमारी गंगा जितनी बड़ी नदी नहीं है, बहुत छोटी नदी है। तो इंदिरा जी से जब कहा, इंदिरा जी उस वक्त ग्लोबल लीडर थी, तो इंदिरा जी ने कहा अच्छा कैसे किया, मैं देखना चाहूंगी। तो वहां का राजा उनको अपनी नदी दिखाने ले गया। तो जब वो पार्लियामेंट के सामने खड़ी हुई उसको देख रही थी, तो उनके मुंह से निकला कि जिस तरह से तुमने अपनी स्टॉकहोम रिवर को ठीक किया, मैं चाहूंगी कि भारत में बहने वाली एक स्पिरिचुअल कल्चरल रिवर गंगा, ये दोनों शब्द यूज किए हैं उन्होंने, स्पिरिचुअल और कल्चरल, उसको भी हम ऐसे करेंगे। और चूंकि उन दिनों में गंगा उतनी मैली नहीं थी, इसलिए बहुत पॉलिटिकल तो प्रेशर होता है, सब कुछ आगे फाइल बढ़ती है। तो इंदिरा जी आई और अपने जो काम थे उनके, जंगल को बचाने का कानून बनाया वगैरह वगैरह, वो सब बनते लगे। और वो गंगा जी को केवल रिकॉर्ड्स में रही। तब वो चली गई इस दुनिया से, तो उनके सुपुत्र ने पूछा कि भाई हमारी माँ की इच्छा क्या थी, जरा पता करो। तो उनमें से एक इच्छा ये थी, गंगा को क्लीन करना। तब अविरलता शब्द नहीं था, केवल गंगा का निर्मलता शब्द है। यदि आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो केवल एक सिंगल वर्ड मिलेगा, गंगा की सफाई करना। और उसके बाद फिर गंगा एक्शन प्लान बना, फिर अनाउंस हुआ। चुनाव से पहले उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें गंगा थी। इसलिए सब लोगों ने, सबको लगता था यार ये तो विवेकानंद है, ये केवल पार्टी पॉलिटिक्स का लीडर नहीं है। सबने वोट दिया, पूरे देश ने वोट दिया, पूरा देश एक होकर उनको गंगा के नाम पर उनको वोट दिया। पर जैसा आज कहा प्रोफेसर विशंबरनाथ ने कि भाई देखो ये सब टेक्निकल और इंजीनियर्स की कमी होती है, जबकि राजीव ने बिल्कुल ये कहा था कि इसके सॉल्यूशन टेक्निकल नहीं है, इसके सॉल्यूशन पीपल्स मूवमेंट है। गंगा को यदि ठीक करना है तो हमें जन आंदोलन की तरह करना होगा, लेकिन जन आंदोलन राजीव गांधी नहीं बना पाए। तो यदि राजीव गांधी की एक वीकनेस भी देखते हैं तो ये देख सकते हैं कि उन्होंने गंगा के साथ लोगों को जिस गति से जोड़ना चाहिए था उस गति से जोड़ नहीं पाए। गंगा के उन्होंने टेक्निकल सॉल्यूशन, बेस्ट टेक्निकल सॉल्यूशन, भाई साहब वो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को कहां से लेके आए मां गंगा के लिए। यू कैन इमेजिन कि जिस आदमी की आत्मा में गंगा बहती है उसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाने का और उसको चेयरमैन बनाने का, वो नाम है ये प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो अपनी मां गंगा के लिए प्राण देकर 11 अक्टूबर 2018 को हमारे बीच से चले गए। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि राजीव गांधी ने कितने उच्च श्रेणी के वैज्ञानिकों को,
लोगों को ढूंढा था जिसको गंगा के काम में लगाया, गंगा ठीक नहीं हुई, ये हम मान सकते हैं एक कमजोरी। दोस्तों एक छोटी सी बात और आपको बता के मैं आगे आता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको गंगा का यदि आगे कुछ करना है तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स भी समझनी पड़ेगी, और आपका इसका कल्चरल, स्पिरिचुअल और रिलीजन जो एस्पेक्ट है उसको भी जानना पड़ेगा। रिलीजन एस्पेक्ट भी मैंने जैसा कहा कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बराबर है, ये किसी की नहीं है, एक की नहीं है, गंगा सबकी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2007-8 में तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, उन्होंने कहा राजेंद्र तुमने छोटी छोटी नदियां बहुत जिंदा कर दी। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये छोटी नदियां सब गंगा बेसिन की नदियां हैं, हमारी अरवली, उपरेल, सरसा, भगानी, जहाज वाली, तब तक हम 7 नदियों को रिजुनेट कर पाए थे राजस्थान में। तो उन्होंने कहा राजेंद्र अब हमें कुछ थोड़ा ठीक काम करना चाहिए, स्पिरिचुअल। तो मैंने कहा ये काम ठीक नहीं था क्या? उसने कहा ये असली काम है जो हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा गंगा को देखना चाहिए। तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 2006 में मुझे तरुण भारत संघ से उठा के, मैं अध्यक्ष था तरुण भारत संघ का और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उपाध्यक्ष थे, हम दोनों गंगा का ऊपर घूम कर गए और हमने देखा कि गंगा में 3 बांध बन रहे थे, लोहारीनाथ, पाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी। हमने आज आने से पहले ये तय कर लिया था कि हम इन तीनों बांधों को नहीं बनने देंगे। आप जरा ध्यान से सुन लेना। और हम कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, मामूली 2 आदमी, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और राजेंद्र सिंह, मामूली आदमी जिनकी विचारों की कोई खास औकात नहीं थी, जो कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं थी दुनिया की। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और हमने दोनों ने जब तय किया, फिर तो बाद में लोग घूमने लगे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। तब एक बिना बोलने वाला प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री था, जो ज्यादा बोलता नहीं था, काम अच्छे करता था। वो कभी ये नहीं कहता था कि मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है और तुमने मुझे कुछ बनाया तो मैं गंगा को अविरल और निर्मल बना दूंगा। वो ऐसे नारे नहीं देता था, ऐसी चुनावी सभाओं में ये भाषण कदाचित नहीं देता था। बिना बोलने वाले प्रधानमंत्री का हाल आपको बता रहा हूं। दोस्तों उन दिनों हमने उनसे कहा कि आपको एक गंगा बेसिन अथॉरिटी बनानी होगी और जिसमें गैर सरकारी लोगों को रखना होगा और वो आपकी चेयरमैनशिप में होगी। उन्होंने तुरंत पार्लियामेंट से पास कराया और एक अथॉरिटी बना दी। और उसके बाद हमने जब कहा कि देखिए आप पूरी गंगा को ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपने रिजीम में, हम नहीं जानते, लेकिन गंगा के बाकी नीचे के हिस्से में लोग गंगा जल देखना चाहते हैं। और मैंने कहा गंगा जल अब ना बनारस पहुंचता है और ना जो इस गंगा की बिल्कुल आत्मा है ना गाजीपुर पहुंचता है। गाजीपुर जो है वो गंगा के बिल्कुल बीचों बीच है, जो गंगा का आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्से नीचे, बल्कि वहां एक गांव है गहमर। जब हमने पूरी यात्रा करके देखा तो वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है गंगा का। तो मैंने कहा गंगा के लोग ये चाहते हैं कि गंगा का पानी नीचे तक आए, तो आपको कुछ शुरुआत तो करनी चाहिए। आपको टेरी डैम तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि टेरी डैम बड़ा है, लेकिन आप यदि 3 बांध रद्द करते तो ये देश के लोग फिर दोबारा से वो गीत गा सकेंगे, मैं गंगा। आप जानते हैं कौन सा गीत? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैंने कहा आज कोई नहीं गाता। मेरे बचपन में जब मैं 10-11 साल का था तब तक हमारे गांव में ये गीत लोग छोटे छोटे बच्चे गाते थे, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। तो गीत अब गायब क्यों हो गया? तो कम से कम आप उस गीत की शुरुआत करवा सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत प्रणब मुखर्जी को बुलाया। प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो प्रणब मुखर्जी जरा थोड़े आर्थिक वार्थिक सब मामलों को जरा गहराई से, तो वो कहने लगे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा यदि आपने 3 बांध रखी। तो बिना बोलने वाले प्रधानमंत्री जी धीरे से कहते हैं, क्या तुम्हारी गंगा की कीमत 2000 करोड़ भी नहीं है? You can understand the deep concern with river Ganga. You can assess the concern. और
दोस्तों, हमें कितने दिन आंदोलन करना पड़ा? कुल 30 दिन। 30 दिन उनको कागज कार्रवाई करने में लगे और 20 अगस्त के दिन भारत की सरकार ने लुहारी, नागपाला, पाला, मनेली और भैरव घाटी तीनों बांध रद्द किए। गोमुख से उत्तरकाशी तक पूरी गंगा की धारा को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया और कहा कि अब इस धारा पर कोई नया बांध नहीं बनेगा। ये 3 फैसले उस काल में हुए। दोस्तों, उसका एक बड़ी सक्सेस बताता हूं। आजकल एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट और रोड का, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट और रोड का जो तुम्हारे काशी को भी तबाह करवा रहा है, उसका बेटा ही है तबाह करने वाला। समझ लेना, सब नाम लिए बिना बता रहा हूं, नाम आप खोज लेना। वो जो पावरफुल मिनिस्टर है, उस पावरफुल मिनिस्टर की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो भागीरथी को 4 धाम रोड की तरह, जिस तरह से उन्होंने बद्रीनाथ और दूसरी जगह से रोड बनाकर सारी गंगा की धाराओं को, हिमालय को काट दिया हो, वो भागीरथी को उस तरह से नहीं काट पाए। आज भी भागीरथी में गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक गंगा का जो फ्लो है अपनी आजादी के साथ है। हमारे साथियों को यह लगता था कि अब तो एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो गंगा के बहुत गीत गाता है, मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, तो अब तो हमारी बात सुन ही लेगा। तो हमारे आंदोलन के सब साथियों ने सर्वसम्मति से कहा कि भाई अब हमें जिस तरह से भागीरथी में उस बिना बोलने वाले प्रधानमंत्री ने हमें सक्सेस दिलाई थी, अब तो बोलने वाला प्रधानमंत्री है, तो अब तो हमें सक्सेस मिल ही जाए। दोस्तों, क्या मिली सक्सेस? हम इस देश के 4 बड़े संतों को आंदोलन करते हुए मां गंगा की अविरलता को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को आप जानते हैं, स्वामी निगमानंद को आप जानते हैं। ये जो आहुतियां हैं, ये जो बलिदान है मां गंगा के लिए, ये ऐसे प्रधानमंत्री ने करवाए जो ये कहता था कि मैं गंगा का बेटा हूं और गंगा ने मुझे बुलाया है और गंगा को अविरल निर्मल बनाएंगे। उस प्रधानमंत्री ने गंगा की अविरलता नष्ट की। जरा इस बात को सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। ये कोई लाग लपेट नहीं है और मेरा ये राजनीतिक भाषण नहीं है। मेरा किसी दलगत राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिखित में, मौखिक, जैसे आप चाहते हो वैसा, और मैं फिर चुनाव जीतने के बाद कोई पद पे जाने वाला नहीं हूं, ये भी समझ लेना। मुझे चुनाव नहीं लड़ना जिंदगी, इसलिए मेरे इस भाषण को आप ये मत समझ लेना कि मैं किसी एक पार्टी के लोगों के बारे में कुछ थोड़ा ज्यादा गहरी बातें, ज्यादा पॉजिटिव बातें बोल रहा हूं और एक पार्टी के बारे में मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। प्लीज ऐसा मत सुनिए। आपके मन में यदि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हो तो मेरे सामने बोलिए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। दोस्तों, उन्होंने कभी गंगा की बात नहीं सुनी। फाइनली भगवान ने गंगा की बात सुन ली। 2021 में जनवरी का महीना, जिस तपोवन के खिलाफ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आमरण अनशन कर रहे थे, उसको बादलों ने फटकर तोड़ दिया। समझ रहे हैं कि नहीं आप? समझ गए। दूसरा, विष्णु घाट पर बनने वाला प्रोजेक्ट भी उसी वर्षा में ध्वस्त हो गया। तो ठीक है, सत्ता ने ना सुना हो, पर प्रकृति ने हमारी बात सुनकर हमें जिता दिया। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं कि यदि आपने गंगा को आत्मा से और ईमानदारी से आज के इस विचार मंथन में
गंगा के लिए कुछ करने का संकल्प लिया तो इस दुनिया में आपको कोई हराने वाला नहीं, आपको कोई डराने वाला नहीं है। ना कोई डराने वाला है और ना कोई हराने वाला है। यदि आपको जीतना है तो फिर हमें काशी में गंगा का गंगा जल चाहिए। केवल इतनी बात को बोल सकते हैं कि नहीं? और आप कुछ नया नहीं मान रहे। उन्होंने काशी में जिस दिन पहला पर्चा भरा उस दिन ये 5 बार ये बात बोली कि हम गंगा को अविरल निर्मल बनाएंगे। तो आप कहिए कि आपने जो कहा था हमारी गंगा को अविरलता देकर हमें गंगा का गंगा जल काशी में देंगे। ये बात कहने लायक है कि नहीं? चिल्लाकर कहने लायक है। ये बात कहने लायक है कि मैं जवान दोस्तों से पूछ रहा हूँ? बिल्कुल कहने लायक है। तो दोस्तों बस आखिरी बात, आखिरी बात ये है कि आज हम जब इस हॉल से निकले तो एक अंदर मन में एक बात लेके जाए कि भाई अब हम सब एक होकर ये धार्मिक, ये राजनीतिक, ये जो भी स्लोगन है, इन स्लोगन से जरा ऊपर उठकर हम धार्मिक हैं यार। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं मुस्लिम हूं? मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरे मन में मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, जैन का, सिख का जितना सम्मान मुझे अपने धर्म से है उतने दुनिया के सारे धर्म, शिंटो हो, बौद्ध हो, जितने भी धर्म हैं, सबका सम्मान है, सबका सम्मान। इसलिए हम सब धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। अपनी माँ गंगा की अब अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित कराने के लिए एक होकर कैसे आगे के रास्ते तय कर सकते हैं, वो रास्ते तय कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद मैं अपनी तरफ से कोई रास्ते प्रस्तावित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं गंगा जी से, मैं गंगा, देखो भाई अभी तो मैं गंगा के लिए अपने आप को एक सेवक मानता हूं। गंगा जी मुझे किस दिन अपना बेटा मानेगी वो मानेगी। मुझे ये अधिकार नहीं है कहने का कि मैं गंगा तेरा बेटा हूं। मैं गंगा को माँ ही कह सकता हूं। और माँ के तौर पर मुझे अपनी माँ का इलाज उसके बुढ़ापे में, जब मेरी माँ आईसीयू में भर्ती हो, जब मेरी माँ बीमार हो, तो उसका इलाज कैसे कराना चाहिए, मैं वो इलाज अपनी माँ गंगा का कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी माँ गंगा मुझे अपना बेटा मानने को तैयार होगी तो वो जिस दिन अपना बेटा बनाएगी उस दिन कहूंगा कि मैं भी गंगा का बेटा हूं। अभी तो मैं गंगा का सेवक हूं। एक गंगा का सेवक होने के नाते आपके साथ हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जय हिंद। कार्यक्रम आप बनाइए, क्योंकि काशी के विद्वजन कार्यक्रम बनाएंगे। उस कार्यक्रम के साथ आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जितना चाहेंगे, आपको उपयोग करने की आजादी है। जय हिंद।